अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर क्या लें अपना? ग्रेविटेशन लेने का भी, ग्रेविटेशन लेने का मन है मेरा, है ना। कितने कुछ लोगों ने पढ़ रखा है ना ग्रेविटेशन, उनका थोड़ा रिवीजन हो जाएगा फिर से, ठीक है। तो ग्रेविटेशन का रिवीजन हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रो से बहुत ज़्यादा संबंध है इसका, ग्रेविटेशन का। तो अपन साथ के साथ देख लेंगे तो अपना सारे फॉर्मूलेज एक बार में ही हो जाएंगे। जो इलेक्ट्रो में फॉर्मूलेज आपने देखे, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे पोटेंशियल का, वही फॉर्मूलेज हम देखेंगे ग्रेविटेशन में भी। तो उससे क्या है ना, अपना सारा मतलब एक काम जितना किया हुआ है उसका आधा काम इधर करना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज़ें तो याद ही हो गई, और जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी होंगी वो हम देख लेंगे साथ में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ में ग्रेविटेशन करना अपनी सेहत के लिए बहुत बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो अपन वो भी कर लेंगे। बाकी होमवर्क करते रहना, अब वो क्या है ना, कंप्लीट करनी पड़ जाएगी। अब मुझे लगता है कि आज या कल में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ख़त्म कर लेंगे अपन। तो फिर वो अपना जो मॉड्यूल मैंने दिया था वो ख़त्म कर लेना बढ़िया से जल्दी से। एंड HCV में भी मैं आपको बता ही दूंगा, मुझे लगता है सारा ही कर सकते हैं, 29 और 30 दोनों कर सकते हैं। अब तो आज के लेक्चर के बाद में चैप्टर नंबर 29 तो मैंने ख़त्म करवा ही दिया है टोटल कंप्लीट मुझे लगता है, और अब 30 भी करने लायक अपन बन चुके हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया। चलिए कल वाली इसकी बात करते हैं। अच्छा, कोई डाउट है क्या होमवर्क में? कुछ बताओ अगर हो तो। नहीं है, चलिए अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये है -q और ये है +2q। फिर हमने क्या किया था, कनेक्शन वनेक्शन बना दिए थे। फिर फाइनली कुछ पार्ट्स बचे थे डिस्कस करने के, और वो कौन सा था? फाइंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फाइंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब स्फीयर को A को अर्थ कर दिया, यानी कि ये ऐसे बना दिया है, तो मुझे पता नहीं है यहाँ चार्ज कितना है। लेट्स से दैट इज इक्वल्स टू x। इसका टोटल चार्ज मैं अगर देखूं तो अगर यहाँ x आया तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर -x आना पड़ेगा, और इसका कितना रहना पड़ेगा बोलो? यहाँ पे चार्ज कितना रहेगा बोलो? अरे यार यार यार, इस पर टोटल चार्ज कितना था? नेट चार्ज पहले हूँ नहीं, 2q था यहाँ, तो नेट चार्ज था, वो भी 2q बना रहेगा। तो ये क्या रहेगा? 2q + x बना रहेगा, 2q + x बना रहेगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये है x, ये है -x, और ये है 2q + x। तो देखो अब मुझे करना है अर्थिंग, और अर्थिंग के साथ में मुझे x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो क्या होगा कि किसे अर्थ किया? अंदर वाले को अर्थ किया, जिसके रेडियस कितना है बोलो? ये है रेडियस A और ये है रेडियस B, रेडियस A एंड रेडियस B। तो मैं लिख सकता हूँ कि जिसे अर्थ किया गया है, आफ्टर अर्थिंग, आफ्टर अर्थिंग पोटेंशियल ऑफ स्फीयर A इज इक्वल्स टू व्हाट? 0। पोटेंशियल बन जाएगा 0। तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पर चार्जेस जो बने हुए हैं, ये चार्जेस जो बने हुए हैं उसकी वजह से पोटेंशियल देखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बताइए A का पोटेंशियल क्या क्या लिखा जाएगा? तो पोटेंशियल ऑफ A बताइए क्या लिखें? kx/a, बिल्कुल, x की वजह से खुद का पोटेंशियल, प्लस के -x कुछ नहीं लिखना क्या? -x का कुछ नहीं लिखना? k -x/b, क्योंकि इसकी भी तो, ये भी तो एक -q(x) चार्ज है ना, जो कि b रेडियस पर है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वो ख़त्म हो जाएगा, देखना। k कितना हो जाएगा? 2q + x/b। तो अपन देख सकते हैं ये k -x/b, यहाँ पर देखना k + x/b, तो ये ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब जो इंड्यूस चार्जेस है ना, इसका मतलब जो इंड्यूस चार्ज था, कौन सा इंड्यूस चार्ज था? जो -x यहाँ आया और +x यहाँ आया, वो आपस में ख़त्म हो जाएगा। तो उसका तो काम ख़त्म, ये लिख दिया। और ये होना क्या चाहिए? 0 होना चाहिए। पोटेंशियल ऑफ स्फीयर A इज इक्वल्स टू 0। तो बोलो क्या लिखें? kx/a प्लस k टाइम्स 2q/b इज इक्वल्स टू 0।
तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से आ गई -a/b इंटू 2q है ना। k से तो खत्म हो गया, बाकी x बचा था, तो x की वैल्यू भी आ गई। तो बच्चा आप देख सकते हैं, है ना, आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर जो चार्ज हमने इंड्यूस माना था वो x, तो उसकी वैल्यू भी आ गई, उसकी आ गई, तो यहाँ से जो -x था उसकी भी आ गई और उसकी भी आ गई, तो सारे चार्जेस आ चुके हैं। तो किसी को कोई डाउट है क्या, मैंने यहाँ पर x -x और 2q + x कैसे लिखा? देखो अंदर वाले पे तो 0 होगा, ये तो क्लियर है। गॉसियन सरफेस बना लो, इस पे ऐसा करना, देखो यहाँ पे 2 सरफेस बनेगी ना, एक तो अंदर वाली एक बाहर वाली। फिर से गॉसियन सरफेस बनाई मैंने मोटा करके इसको, जैसे ये बनाया था कल, ये मोटा करके बनाया था, तो मैंने देखो कि ये गॉसियन सरफेस बना ली येलो वाली। इससे पता लगा कि ये मेटल के अंदर है, तो मैं कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो फ्लक्स 0 है, तो क्यू इन 0 है। इसका मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर में अपना चार्ज नहीं आएगा। तो अगर वो नीचे वाली सिचुएशन में भी आप लगाओगे ना, तो सारी चीज़ें डिट्टो सेम लिखी जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर जो अंदर वाली सरफेस पर चार्ज बनेगा वो 0 बन जाएगा। अब मुझे चार्ज कितना दिया गया था स्फीयर पे, बोलो? -q। कितना चार्ज दिया गया था? -q दिया गया था। तो अभी क्या था इस सवाल में कि यहाँ पर इस स्फीयर को कहीं से कहीं तक कोई कनेक्शन नहीं दिया गया था। इसका मतलब यहाँ पर इसका नेट चार्ज -q का -q बना रहना चाहिए था। लेकिन जब अर्थिंग कर दी जाए तो ज़मीन से जोड़ दिया जाएगा, और ज़मीन से जोड़ दिया जाए तो ज़मीन इसको चार्ज दे भी सकती है, ज़मीन इसको चार्ज ले भी सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द पोटेंशियल। तो मुझे मालूम नहीं कि भाई कितना आया, इसलिए मैंने नीचे वाला ये जो सरफेस लिया, ये जो आउटर सरफेस लिया, इस पर मैंने मान लिया कि चार्ज x आ गया, तो ये मैंने अज्यूम कर लिया। अंदर वाले पर मानना चाहिए क्या कुछ, बोलो? नहीं होगा, 0 होगा। तो यहाँ अगर x आ गया तो यहाँ -x आ जाएगा। कैसे आ गया? फिर से वही गॉसियन सरफेस बना दो जो कल बनाई थी, अभी डायग्राम दिखाया था वैसा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, फ्लक्स 0, तो क्यू इन 0, तो इधर x तो इधर -x आ गया। लेकिन क्या मैंने बाहर वाले स्फीयर को कहीं जोड़ा हुआ है क्या, बताओ? कहीं कनेक्ट किया हुआ है क्या? नहीं किया हुआ है। तो उसका नेट चार्ज क्या रहेगा? कांस्टेंट बना रहेगा, कहीं उड़ के तो जा नहीं सकता चार्ज, तो जितना है उतना का उतना बना रहेगा, यानी कि नेट चार्ज उसका 2q बना रहेगा। तो देखो अंदर है -q, बाहर है 2q + x, मिला के देखो कितना हो गया, 2q आ गया। तो नेट चार्ज मैंने 2q करते हुए चार्जेस लिख दिए। नाउ अब किसे कर दिया? अर्थिंग कर दी। किसकी कर दी? अंदर वाले की, तो उसका पोटेंशियल 0। बस अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स है और अपना काम खत्म। बोलो नेक्स्ट पार्ट जिसमें कि हमने बाहर वाले की अर्थिंग कर दी, बी वाले की अर्थिंग कर दी है। तो बी वाले के लिए देखते हैं, तो ये बाहर वाला स्फीयर, ये अंदर वाला स्फीयर। अंदर वाले स्फीयर की अंदर वाली सरफेस पर कितना चार्ज होगा? यहाँ पर चार्ज बोलो। अरे यार चीख के बता रहा हूँ मैं कल से। 0। इधर वाली सरफेस पे कितना चार्ज होगा? Q, इसका -q चार्ज दिया था। नेट चार्ज इसका कांस्टेंट बना रहेगा ना, इसको थोड़ी ना अर्थ किया इस बार क्या किया है, इसको ज़मीन से जोड़ दिया गया है। तो इसका मतलब बाहर वाले स्फीयर का चार्ज बढ़ सकता है, कम हो सकता है ज़रूरत के हिसाब से। तो बाहर वाले का हम कुछ नहीं लिख सकते, लेकिन गॉस लॉ लगा सकते हैं। तो मैंने वही इसको मोटा करके बना दिया, किसको? बाहर वाले को, और उस मोटे सरफेस के अंदर में गॉसियन सरफेस बना दी। तो गॉसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मोटा करके बना दिया। बताओ गॉसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो फ्लक्स, तो क्यू इन 0, तो इसका मतलब यहाँ तो -q चार्ज आया, तो इधर कितना आना पड़ेगा? +q आना पड़ेगा। फिर से कहानी सुनाता हूँ,
इसको जूम करके देख लो, बाहर वाले को जूम करके देखा तो ये ऐसा मोटा सा इसकी थिकनेस दिख गई, ऐसा बड़ा सा दिख गया है ना। ये अब मैं थोड़ा सा ही बना रहा हूँ, बस इतनी सी वॉल बना दी मैंने। फिर क्या किया, फिर इसके अंदर में गॉसियन सरफेस बना दी, जूम करके देखा, अंदर गॉसियन सरफेस बना दी तो बना दी, मेरी मर्जी। उस गॉसियन सरफेस को देखा तो हर एक पॉइंट मेटल के अंदर है, तो इसका मतलब मेटल के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो फ्लक्स तो क्यू इन। इसका मतलब ये जो मैंने गॉसियन सरफेस बनाई उसमें नेट चार्ज अंदर जीरो फंसा हुआ दिखेगा। तो इस सरफेस के अंदर में माइनस क्यू तो मुझे यहाँ दिखा, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ प्लस क्यू होगा ताकि मिला जुला के ये ज़ीरो बन जाए और गॉसियन सरफेस का काम ख़त्म हो जाए। अच्छा यहाँ पर बताओ अब चार्ज कितना बनेगा, बोलो शर्माओ मत, है ना। क्यू बनेगा ना गधों, वाई बनेगा अरे यार अर्थिंग कर रखी है, पता नहीं ना कितना चार्ज है यहाँ पर आया कितना गया, चार्ज कांस्टेंट कैसे रहा तुम्हें कैसे पता। हाँ क्यू क्यू क्यू। तो अब देखिए मैं करता हूँ, सिंस बी इज़ ग्राउंडेड भी कहा जाता है, अर्थिंग को है ना ग्राउंडेड भी कहा जाता है, तो इसलिए लिख सकते हैं पोटेंशियल ऑफ बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो पोटेंशियल ऑफ बी की वैल्यू देखते हैं, अंदर वाले चार्जेस की वजह से बी का पोटेंशियल बताओ क्या लिखा जाएगा, के ऑफ माइनस क्यू अपॉन बी। क्यू चार्ज की वजह से खुद का पोटेंशियल, वाई चार्ज की वजह से खुद का पोटेंशियल, मिला जुला के ज़ीरो। तो यहाँ से देखो खलास खलास, तो यहाँ से क्या आ गया, के वाई बाय बी बराबर ज़ीरो। तो बोलो वाई बराबर ज़ीरो, तो इसका मतलब वाई जो कि चार्ज था यहाँ का वो आ चुका है ज़ीरो। इसका मतलब बाहर वाली सरफेस पर कोई चार्ज नहीं बना हुआ है। तो चार्जेस कहाँ बने, बस यहाँ पर क्यू और यहाँ माइनस क्यू, बस काम ख़त्म। समझे क्या। अरे यार तुम्हारी हाँ और ना में कोई खास अंतर मुझे दिखता नहीं है कई बार। हाँ जी, जल्दी से नोट करो, बढ़ते हैं आगे। डन। ये लोग, ये सवाल कोई घर से करके आया था या मैं ही कर रहा हूं अभी यहाँ पर। अरे यार कितने बड़े वाले हो यार, कुछ तो कर लिया करो। मतलब इससे पहले वाला सवाल कर लिया था, ये कह रहे हो क्या, मतलब क्या बोल रहे हो बच्चा। चलो आगे बढ़ते। तो ये सवाल बड़ा मज़ेदार है, देखते हैं किसको आता है। तो इसमें देखना, ये मैंने लिया न्यूट्रल स्फीयर, ये मैंने लिया न्यूट्रल स्फीयर और जिसकी रेडियस मैंने मान लिया रेडियस r1। न्यूट्रल सॉलिड स्फीयर कर देता हूँ, है ना, कोई डाउट ही नहीं रहेगा। न्यूट्रल सॉलिड स्फीयर है और इसे कहा जाता है सेंटर। अब मैंने क्या है, इसके स्फीयर के बाहर में स्मॉल r दूरी पर एक क्यू चार्ज रख दिया, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है, बताइए फर्स्ट पार्ट, फाइंड पोटेंशियल ऑफ सेंटर, ठीक है। सेकंड पूछा गया है, फाइंड पोटेंशियल एट सेंटर ड्यू टू induced charges, ठीक है। पहले तो इतना कर दो, ठीक है, पहले इतना कर लो, जल्दी से बताओ क्या क्या बनेगा फर्स्ट पार्ट का आंसर।
बोलो बोलो भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे भाई, पहले पार्ट का आंसर बताओ। अरे कुछ भी बता दो, सही गलत। के क्यू बाय के, हाँ अच्छा ये आया। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हो क्या रहा होगा। ये है मेटल, मेटल है वो भी न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, उसके सामने क्यू चार्ज रख दिया, क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, इलेक्ट्रिक फील्ड आई तो यहाँ पर आई। तो देखो यहाँ पर मेटल था ना, तो इसका जो चार्जेस थे, जो भी इलेक्ट्रॉन थे, वो क्या बोल सकते हैं, एकदम खुला घूम रहे थे। तो एकदम मज़े से ये घूम रहे थे अपने जीवन में, एकदम लाइफ कट रही थी इनकी। जैसे ही क्यू चार्ज आया तो अट्रैक्ट हो गए, है ना। ऐसा होता भी है कि तुम अपनी छत पे घूम रहे हो, जैसे ही क्यू चार्ज आया तो तुम बालकनी में आ जाते हो, होता है ना। नहीं होना, हाँ अभी होना भी नहीं चाहिए। डॉक्टर को चेक करवा लेना एक बार, है ना, अगर नहीं हो रहा तो हाँ तो हाँ तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हाँ इस टॉपिक पे बात कर लो बस तुम लोग, है ना। पढ़ाई के सवाल जब पूछ रहा था कि बताओ किया बताओ किया, म्यूट करके बड़े हुए थे सारे के सारे। हाँ, जैसे चार्ज की बात आई, हाँ सर होता तो है लेकिन बताते नहीं है। ठीक है, चलो अब काम की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो फाइंड पोटेंशियल ऑफ द सेंटर की बात करते हैं। तो पोटेंशियल ऑफ सेंटर अगर देखा जाए तो मैं देख सकता हूँ क्यू चार्ज यहाँ, क्यू चार्ज यहाँ, यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ऐसा समझ रहे क्यों आ रहा है, ठीक है ना। लाइफ में भी तो ऐसा ही होता है। तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आया तो मैंने मान लिया कुछ माइनस ऑफ डेल क्यू चार्ज आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर माइनस डेल क्यू चार्ज आया तो बताओ इधर कितना चार्ज आया होगा, कितना अमाउंट का चार्ज आया हो, प्लस डेल क्यू आना चाहिए, ताकि मिला जुला के नेट हो जाना चाहिए ज़ीरो। तो अब देखिए अब देखिए क्या होता है कि मैं देखता हूँ पॉइंट ओ पर, इसे लिख लेते हैं, लेट से ये सेंटर था ना, सी मान लेते हैं। तो पोटेंशियल एट सेंटर सी लिखना है तो मुझे लिखना पड़ेगा पोटेंशियल ड्यू टू क्यू चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस। जो जितने भी चार्जेस दिख रहे हैं सबकी वजह से लिखना पड़ेगा चार्जेस। तो Q का लिखना तो आसान है, कितना लिखा जाएगा, Q की दूरी है स्मॉल r, तो के क्यू बाय स्मॉल r। पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस, बताइए क्या लिखा है। वाई ये तरह डेल क्यू और माइनस डेल क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने से पोटेंशियल जीरो नहीं होता बच्चा, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। कैसे कैंसिल हुआ अच्छा ये देखो चार्जेस ये जो आए हैं प्लस डेल क्यू और माइनस डेल क्यू, ये कहाँ पर आए हैं, सरफेस पर आए हुए हैं, ठीक है, सरफेस पर आए हुए हैं। और अगर सरफेस पर रहा तो मैं देख सकता हूं कि इस प्लस डेल क्यू चार्ज की सेंटर से दूरी कितनी होगी, आर होगी, कैपिटल आर। माइनस डेल क्यू चार्ज की सरफेस से दूरी कितनी होगी, कैपिटल आर होगी। तो आप ये देख सकते हैं कि जो प्लस डेल क्यू चार्ज है, प्लस डेल क्यू चार्ज है वो सेंटर से कैपिटल आर दूरी पर होता है। तो इसका जो पोटेंशियल लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा के डेल क्यू अपॉन कैपिटल आर। किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से मैं आर दूरी पर पोटेंशियल निकालूं तो के क्यू बाई उसकी दूरी लिखा जाएगा। तो सर आपके दिमाग में ये आएगा डाउट कि सर ये तो यूनिफॉर्म नहीं था ना, मतलब ये तो कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म थोड़ी ना बना था, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा कुछ ज़्यादा कम बना होगा। तो हाउ डू यू नो कि मतलब इससे लगाने से काम हो जाएगा। तो देखिए
सबका डिस्टेंस कैपिटल आर ही है, चाहे कहीं पर चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा होगी चाहे किसी की कम होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी या इन दोनों के बीच की दूरी या इन दोनों के बीच की दूरी हर जगह क्या आएगी, सेम ही आने वाली है। तो यहाँ देख सकते हो कि अगर दूरियाँ सेम हो रही हैं तो मैं लिख सकता हूँ इसके छोटे से चार्ज की वजह से पोटेंशियल, छोटे की वजह से पोटेंशियल, छोटे की वजह से पोटेंशियल, छोटे की वजह से पोटेंशियल। तो ऐसे जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे तो आ जाएगा K टोटल चार्ज अपॉन R बन जाएगा। समझे? नेगेटिव की बात करते हैं तो कितना आ गया, K माइनस डेल क्यू अपॉन कैपिटल R। तो ये आ गया है पोटेंशियल ऑफ सेंटर। तो पोटेंशियल ऑफ सेंटर आ चुका है के क्यू अपॉन स्मॉल आर। दिस इज द फाइनल आंसर। तो फर्स्ट पार्ट तो अपना हो गया। बात करते हैं सेकंड पार्ट की। बोलो शर्मा मत। अरे तुम्हें आईआईटी की कसम है भाई, बताओ। हाँ 0 ये दे तो रखा है। ये देख लो, ये भी तो एक इंड्यूस चार्ज था और ये देखो ये भी तो क्या था, इंड्यूस चार्ज था। तो मुझे पूछा था पोटेंशियल एट सेंटर, कहाँ पर, सेंटर पर, किसकी वजह से, इंड्यूस चार्जेस की वजह से। तो लिख सकते हैं पोटेंशियल, बिल्कुल ख़त्म हो जा रहा है, एट सेंटर ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस इज इक्वल्स टू 0, मिला जुला के 0 बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं पोटेंशियल एट द इंड्यूस्ड चार्जेस 0 बन जाएगा। ओके, लिख लिया, चलें आगे बढ़े। तो इसमें अब फोर्थ पार्ट में जोड़ देता हूँ। इससे कुछ x दूरी पर पॉइंट P है, ठीक है। तो पूछा गया है पोटेंशियल एट पॉइंट P, नेट पोटेंशियल की बात हो रही है। और फोर्थ पूछा गया है पोटेंशियल एट P ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से बताइए पोटेंशियल कितना पाया जाएगा। तो सोचिए, बताइए, जीवन में बढ़ें थोड़ा सा आगे। क्या रहेगा थर्ड पार्ट का आंसर, क्या रहेगा? के क्यू बाय स्मॉल आर। हाउ? बिल्कुल सही। थर्ड पार्ट के लिए तो हम लिख सकते हैं सिंस दिस इज मेटल, मेटल के अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो हर पॉइंट के लिए पोटेंशियल सेम। तो लिख सकते हैं सिंस इन कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड है 0, दैट्स वाई डेल्टा V है 0, दैट्स वाई पोटेंशियल ऑफ each point in metal, potential of each point of metal is equals to potential of center of sphere। किसी का भी बराबर होगा ना, तो सेंटर का भी तो बराबर होगा बाकी सबसे। तो और सेंटर का हमने पहले ही निकाल लिया है, कितना था बोलो, के क्यू बाय स्मॉल आर। तो के क्यू बाय स्मॉल आर, पहला काम तो हो गया। दूसरा, पोटेंशियल एट P ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। जीरो होगा ना? नहीं है जीरो। अच्छा, ये डिस्टेंस नहीं दे रखा क्या मैंने? ये लो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मैंने y बोल दी।
हाँ तो बताओ क्या लगेगा अपना फाइनली कि बिल्कुल सही। चलिए देखते हैं। तो यार ये पॉइंट पी पर पोटेंशियल बनेगा वो किसकी वजह से बनेगा, वो बनेगा क्यू चार्ज की वजह से, वो बनेगा इंड्यूस चार्जेस की वजह से। तो आई कैन से दैट कि पोटेंशियल जो बना हुआ है, पोटेंशियल एट पी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्यू टू क्यू चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। तो पोटेंशियल एट पी वो तो हमने पहले ही निकाल लिया, थर्ड पार्ट में वो आ चुका है के क्यू बाय आर। पोटेंशियल ड्यू टू क्यू क्या लिखा जाएगा, वो होगा के क्यू अपॉन उसकी दूरी, वो कितना लिया था, वाई लिया हुआ था। देखो क्यू चार्ज की पी से दूरी है वाई, तो दिस प्लस पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस। तो पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। तो यहाँ से बना पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय वाई। तो दैट इज द फाइनल आंसर। तो के क्यू 1 बाय आर माइनस 1 बाय वाई एंड दैट इज द फाइनल आंसर। बोलो समझे क्या? ओके नोट कर लीजिए। चलो डन। नेक्स्ट हेडिंग चार्ज distribution on parallel plates। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स है ना, कंडक्टिंग प्लेट्स। तो पहले तो मैं सवाल करेंगे और उस सवाल के बाद में फिर कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे। तो ये मैंने ले लिया, ये प्लेट्स हैं ऐसे बन चुकी। तो एक्चुअली ये प्लेट्स को मैं बनाना चाहूँ तो ये ऐसे ही बनाया जाएगा। मैंने मोटी मोटी क्यों बनाई, ताकि हम मेटल को देख पाएँ, और ये क्या है, बहुत बड़ी है, लार्ज प्लेट्स हैं। और ये बड़ा और छोटा होने का मतलब क्या है, रिलेटिव टर्म्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनके बीच की दूरी के कंपैरिजन में ये जो है काफ़ी बड़ी पाई गई। तो इनफैक्ट हम इन्हें कंसिडर कर सकते हैं इनफाइनाइट प्लेट की तरह। वापस से बोलता हूँ कि ये क्या है, लार्ज प्लेट्स हैं किसके कंपैरिजन में, इनके बीच की जो दूरियां हैं उसके कंपैरिजन में। तो ये जो है बड़ी है, तो हम क्या ले सकते हैं, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट प्लेट की तरह से कंसिडर किया जा सकता है। तो ये प्लेट और ये प्लेट एग्जैक्टली सेम ही है। ये समझ में आ रहा है मैंने कैसे बनाया? प्लेट कहाँ पर है, ये इस अगर मैं इसमें बनाऊं, प्लेट का जो विड्थ है वो कैसी है, अंदर है, स्क्रीन के अंदर घुसी हुई है ना, स्क्रीन के अंदर घुसी हुई है ये। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर इसे कुछ चार्ज दे दिया Q, इसको दे दिया मैंने कुछ 2Q, है ना। ये प्लेट है जिस पर टोटल चार्ज Q पाया गया, इस पर टोटल चार्ज 2Q पाया गया। तो अब देखिए यहाँ पर भी मैं कह सकता हूँ कि इस पर जो टोटल चार्ज था वो तो Q था और इस वाले का 2Q था। अब ये दोनों आमने सामने हैं, तो आमने सामने है, मेटल है, तो क्या हो सकते हैं, चार्जेस इंड्यूस हो सकते हैं। तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पर चार्ज इंड्यूस होने के लिए 4 सरफेसेस हैं,
चार सरफेसेस हैं, मैंने मान लिया ये इस पर चार्ज जो आया वो x मान लिया, मान सकते हैं। तो यहाँ का चार्ज बताइए कितना बनेगा। बोलो यार, इस प्लेट का नेट चार्ज कितना है, इस प्लेट का नेट चार्ज कितना है, ये तो रही बिल्कुल सही, यहाँ Q माइनस एक्स आ जाएगा। मैं इसकी बात करता हूँ, तो इस पर मुझे मालूम नहीं है कितना है, और इस पर भी मुझे मालूम नहीं है कितना है, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ दोनों का मिला जुला के जो है वो बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर y मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा 2Q माइनस वाई। अरे ये मिला जुला के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब मिला जुला के 2Q होना चाहिए। नेट चार्ज वुड बी 2Q, समझे ना, नेट चार्ज वुड बी 2Q। चलिए अब बात करते हैं कि इसके जीवन में आगे कैसे बढ़ा जाए। तो देखिएगा ये क्या है तो मेटल सरफेसेस हैं, वो भी इनफाइनाइट शीट की तरह हम ले रहे हैं, वो भी इनफाइनाइट शीट की तरह ले रहे हैं। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो इसी तरह इसी लाइन के अलॉन्ग होगी, जो भी होगी। इनफाइनाइट शीट की कितना होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट परपेंडिकुलर टू सरफेस, समझ रहे हो बात को। हे भगवान, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो यहाँ पर भी इनफाइनाइट शीट्स हैं, तो यहाँ पर भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट परपेंडिकुलर टू सरफेस बन जाएगा। तो अब मैं देखता हूँ कि मुझे चार्जेस वगैरह देखने हैं। तो अभी तक हम चार्जेस किस लॉ की मदद से फाइंड आउट कर रहे थे, गॉस लॉ की मदद से। तो हम भी यहाँ पर भी गॉस लॉ ही करेंगे। तो मैं क्या ले लेता हूँ, यहाँ पर एक सिलेंडर ले लेता हूँ, यहाँ पर क्या है एक सिलेंडर ले लेता हूँ, इसको मैंने ले लिया गॉसियन सरफेस। सर ऐसा ही क्यों लिया, इसका रीज़न कोई बता सकता है। बिल्कुल सही कि फील्ड, बिल्कुल हम हमेशा अपना ऐसा एरिया चूज़ करेंगे जिसमें कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में या तो एंगल 0 हो या तो एंगल 90 हो। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से बनी हुई है। तो मिला जुला के मैं ये कह सकता हूँ कि भाई यहाँ पर इसकी एरिया जो बनेगा या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग बनेगा या परपेंडिकुलर बनेगा। तो इसका मतलब अपना एक अच्छे काम का है ये, है ना, यहाँ पर ये सही काम हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। तो मैं देखता हूँ कि अब इस गॉसियन सरफेस के लिए फ्लक्स क्या होगा। फ्लक्स फॉर गॉसियन सरफेस क्या होगा, ठीक है। तो फ्लक्स के लिए मैं देखता हूं तो यहाँ पे 3 सरफेसेस हैं। एक तो ये रही, इसको मैंने सरफेस नंबर S1 कह दिया या 1 कह दिया। ये रही दूसरी, ये मैंने S2 कह दिया, और ये रही तीसरी, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ फ्लक्स फॉर गॉसियन सरफेस लिखा जाएगा फ्लक्स फ्रॉम सरफेस नंबर 1, फ्लक्स फ्रॉम सरफेस नंबर 2, फ्लक्स फ्रॉम सरफेस नंबर 3, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चलिए बताइए, फ्लक्स फ्रॉम सरफेस नंबर 1 कितना है 0 y नो बच्चा, अगर एरिया बनेगा ऐसे ही तो बनेगा इसका। नंबर 1 तो ये रही, एरिया इसका अगर बनेगा तो ऐसा बनेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर बन रही है तो ऐसे बन रही है। तो फिर 0 हो पाएगा क्या? एनीबडी एल्स? बिल्कुल सही यार, क्या कर रहे हो, ये तो मेटल था ना, मैं चीख के बता रहा हूँ। पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स से तो यहाँ पर मेटल है तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बनेगा। तो इसका मतलब फ्लक्स आ चुका है 0। इसी खुशी में बताइए 2 नंबर पर 0 रहेगा, 3 नंबर पर
ज़ीरो रहेगा, दैट शुड बी इक्वल्स टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। 1 और 2 को ज़ीरो होने का कारण, 1 और 2 के ज़ीरो होने का कारण है क्योंकि वो मेटल के अंदर में है। 3 के ज़ीरो होने का कारण है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल 90 है। तो इस तरीके से हमारे पास बन चुका है क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इन इज़ ज़ीरो। तो चलिए, क्यू इन ज़ीरो का मतलब क्या है, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर ये सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, Q माइनस एक्स जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो क्या एक पॉइंट पर हुआ क्या? Q माइनस एक्स चार्ज जो बना वो पूरे एरिया पर गया हुआ है, और पूरे एरिया पर गया है तो मैं मान लेता हूँ कि इसका जो एरिया था टोटल वो कैपिटल A मान लिया। पूरी प्लेट का ये जो एक साइड का एरिया कैपिटल A, दूसरी साइड का एरिया भी कैपिटल A बन जाएगा। ओके, तो अभी मैं देखता हूँ इसका एरिया A ले लिया, तो क्या इसका सिग्मा लिख सकते हैं क्या हम? बिल्कुल सही, Q माइनस एक्स अपॉन कैपिटल A। अच्छा बताओ, इस प्लेट के लिए एरिया सिग्मा लिख सकते हैं क्या? सॉरी, इस प्लेट के लिए लिख सकते हैं, ये वाली कितना होगा बोलो? y अपॉन कैपिटल A। तो अभी मैं ये अपना सिलेंडर लेता हूँ और सिलेंडर का एरिया लेट से एरिया A1 कर लेता हूँ। इसका एरिया मैंने कर दिया A1, ठीक है। तो चार्जेस फंसाते हैं इसमें, तो चार्जेस देखो कहाँ फंसेंगे, चार्जेस मात्र और मात्र वहाँ फंसेंगे जहाँ पर होंगे, और कहाँ पर होंगे? सरफेस पर होंगे, और सरफेस पर होंगे तो इसका मतलब चार्ज यहाँ पर कहाँ फंसेगा? यहाँ पर फंसेगा। और इस सरफेस पर कहाँ पर फंसेगा? ये जो यहाँ पर सरफेस फंसी हुई है यहाँ पर फंसेगा। इसका एरिया बताओ। A1, ये जो चार्ज फंसा हुआ है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है A1। क्या यहाँ पर सिग्मा हम Q माइनस एक्स की टर्म्स में लिख सकते हैं क्या बोलो? यार, क्या हम सिग्मा Q माइनस एक्स की टर्म्स में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर चार्ज अगर लिखूँ तो जल्दी से बताओ क्या लिखा जाएगा? Q माइनस एक्स अपॉन क्या लिखूँ? A इंटू क्या करूँ? इंटू A1। क्या कर रहा हूँ मैं ये सर? ये क्या कर दिया? कोई बताएगा क्या किया ये? बिल्कुल सही, इसका ये हमने फंडा यूज़ किया है सिग्मा इंटू एरिया का। सिग्मा लिखा गया है, नेट चार्ज जो यहाँ पर था वो था Q माइनस एक्स, एरिया कितना था टोटल? कैपिटल A। तो नेट चार्ज यहाँ पर Q माइनस एक्स अपॉन एरिया कर दिया जाए तो यहाँ का सिग्मा बन जाएगा। तो Q माइनस एक्स अपॉन नेट एरिया इंटू करेंगे इसका एरिया, यानी कितना हो जाएगा? A1। तो ये आ जाएगा A1 प्लस यहाँ पर बताइए नेट चार्ज कितना फंसा? ये जो पिंक पिंक दिख रहा है y बाय A इंटू A1 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से अपन देखते हैं कितना आ गया। देखो A1 से A1 ख़त्म हो गया, A से A ख़त्म हो गया, तो ये आ चुका है Q माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 0। ठीक है, तो x और y का ये संबंध आ चुका है हमारे पास में, x और y का एक रिलेशन यहाँ से पता लग चुका है। तो इसको अभी डब्बे में बना के रख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अभी मुझे x और y निकाल देंगे तो अपना सारा काम हो जाएगा। और क्या निकाला करा जाए बताइए? व्हाट शुड वी डू? वी नीड टू फाइंड आउट x एंड y। तो हमारे पास क्या और बचे हैं हथियार जिसकी मदद से हम निकाल सकते हैं x और y? बाहर वाली सरफेस पर, तो उससे क्या हो जाएगा बच्चा? गॉसियन सरफेस और अब बड़ी कर दूं क्या? बाहर निकाल दूं दोनों तरफ से ही?
बोलो। बाहर नहीं, मेटल के अंदर वाले पॉइंट पर फील्ड। बाहर वाले पे तो पता नहीं है ना अपने को कितनी है, लेकिन मुझे पता है मेटल के अंदर वाले पॉइंट पर कितनी है, ये ज़रूर पता है। अरे अपना जो इक्वेशन बनाओगे वो ऐसे बना लेते हैं ना जिससे अपना काम थोड़ा आसान हो। तो मैं क्या करता हूँ, वापस से प्लेट्स बनाता हूँ ताकि आप समझ पाएँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये रही एक प्लेट, ये रही अनादर प्लेट, वन प्लेट एंड अनादर प्लेट। फिर अभी मैं देखता हूँ इस पर क्या चार्ज लिया था मैंने, ये x लिया था मैंने, है ना। यहाँ पर मैंने माना था x, तो यहाँ पर आ गया था q माइनस एक्स। इसे मैंने माना था y और ये बन गया था 2q माइनस वाई। बात करते हैं इस पॉइंट पर, यह है मेटल के अंदर का पॉइंट। तो इस पॉइंट P की अगर बात की जाए, सिंस पॉइंट P इज इन कंडक्टर, इसलिए हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट P क्या लिखा जाना चाहिए, 0 लिखा जाना चाहिए। तो मैं लिख सकता हूं P पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए कितने चार्जेस अवेलेबल हैं, एक तो x, एक है q माइनस एक्स, एक है y, दूसरा है 2q माइनस वाई। तो इन सभी चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड P पर बनेगी और मिला जुला के नेट 0 हो जाएगी। समझे क्या? तो चलिए अब बात करते हैं x की वजह से। तो अभी यहाँ पर x की वैल्यू मुझे पता नहीं है कितना है, पॉजिटिव है या कितना नेगेटिव है, मुझे नहीं मालूम। तो ये ज़रूर लिख सकते हैं कि हम सॉल्व करते टाइम इसको पॉजिटिव लिखते हुए कर लेते हैं, डायरेक्शन पॉजिटिव लिखते हुए बना लेते हैं, और अपने आप अगर x की वैल्यू पॉजिटिव आ गई बहुत बढ़िया, अगर नेगेटिव आ गई इसका मतलब जो माना था वो गलत था। ऐसे काम करते आ रहे हैं बचपन से। न्यूटन्स लॉ में भी तो किए थे। एक्सेलरेशन जब पुली वाले केसेस में पता नहीं होते थे ऊपर है नीचे है, तो कहीं भी मान लो, फोर्स इक्वेशन लिख लो, एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ गया यानी कि जो माना था वो सही हो गया, एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया तो जो माना था वो उल्टी डायरेक्शन में जाएगा। समझे क्या? तो चलिए अब देखो इस पॉइंट पर आता हूँ, पॉइंट P पर आता हूँ। तो मैं देखता हूँ x की वजह से पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे वो पॉजिटिव मानते हुए मैं लिखता हूँ। तो मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू x, ऐसे लिखा गया, x को मैं पॉजिटिव मानते हुए लिख दिया मैंने। सिंस ये एक प्लेट थी तो इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ जाती है, तो x की वजह से राइट हैंड साइड में बन गया। q माइनस एक्स की वजह से बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनेगी? लेफ्ट हैंड साइड में। सबको पॉजिटिव मानते हुए लिखा बना दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू q माइनस एक्स ऐसा बन जाएगा। बताइए y की वजह से, बताइए इस पर कहाँ बनेगा? उधर क्या होता है, लेफ्ट में बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड y, बताइए 2q माइनस वाई की वजह से कहाँ बनेगा? लेफ्ट में बनेगा। तो ये आ गया 2q माइनस वाई। तो देखिए पॉइंट P पर 4 इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने बना ली है। चलिए लिखते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू x माइनस कर दिया जाए बाकी सबको, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू q माइनस एक्स प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू y प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2q माइनस वाई इज इक्वल टू होना चाहिए 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू x, बताइए क्या लिखा जाएगा? x तो एक चार्ज था ना, x तो एक चार्ज था ना। अरे भाई, तो उस x चार्ज की वजह से एक ऐसी इन्फिनिट प्लेट बन चुकी है जिसका एरिया हमने a मान लिया। तो इसकी सिग्मा क्या लिखा जाएगा बोलो x के लिए? x बाय a लिखा जाता है। अच्छा बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट शीट क्या लिखा जाता है? सिग्मा अपॉन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूले याद कर लो गधों, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। अच्छा बताओ एक डिस्क जिसकी वजह से सॉरी
एक डिस्क है जिसका सिग्मा सिग्मा दे रखा है, रेडियस आर है, एक्स दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखते हैं? एक सर्कुलर डिस्क की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, वही बोला क्या? हाँ, तो थोड़े फॉर्मूले याद कर लो, है ना, दिक्कत होगी। ठीक है, तो देखो ये ऊपर लिखा हुआ है सिग्मा, नीचे लिखा हुआ है 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, माइनस सॉरी, इसका बताओ क्या लिखें q माइनस एक्स की वजह से? q माइनस एक्स बाय ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये मैंने लिख दिया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू y वाले बताइए क्या लिखें? y बाय ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सर ऐसे कैसे लिख दिया आपने? y तो दूर था ना, y तो दूर था ना, तो ये तो कैसे लिख दिया? ये फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या? अपन ने क्या लिया है कि इनका शेप साइज बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू दूरी, तो इन्फाइनाइट की तरह ही मानते हुए अपन सारी चीजें लिख रहे हैं। इसका बताओ, बोलो जल्दी। 2q माइनस वाई बाय ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट शुड बी इक्वल टू 0। अब जो चीज़ें हट रही है हटा लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ए कॉमन है, अब 2 एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो ये सब हट गया। तो बचेगा मात्र और मात्र ऊपर का x बचेगा यहाँ, माइनस में यहाँ बचेगा q माइनस एक्स प्लस y बचेगा, प्लस 2q माइनस y बचेगा, मिला के होना चाहिए 0। तो देखो यहाँ पर y, यहाँ पर माइनस y, खलास। तो ये आ गया x माइनस q प्लस 2q यानी कि 3q। ठीक है, तो हाँ 2x माइनस 3q इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x आ चुका है 3q बाय 2। अब x आ गया तो वापस मैं प्लेट बना लेता हूँ ताकि अपनी सारी समस्याएं ख़त्म ही हो जाएं। तो ये मैंने प्लेट्स बना दी और अब चार्जेस देख रहा हूँ। तो x मैंने लिया था लेफ्ट मोस्ट इस पर, तो इधर बन चुका है, यहाँ तो आ चुका है 3q बाय 2। चलिए इसकी बात करते हैं, बताइए कितना आया। अरे यार उठो जागो, बिल्कुल q माइनस एक्स लिखना था ना, तो q माइनस 3q बाई 2 यानी कि माइनस q बाई 2। अब आते हैं इक्वेशन 1 के पास में। तो इक्वेशन 1 हमसे चीख चीख के कह रही थी q माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 0। तो मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन 1 q माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 0। तो q था q माइनस और x की वैल्यू 3q बाई 2 प्लस y बराबर होना चाहिए 0। तो y की वैल्यू बोलो प्लस q बाई 2। तो y की वैल्यू यहाँ का चार्ज कितना आ गया बोलो q बाई 2, और इधर का चार्ज बोलो 3q बाई 2, 3q बाई 2। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, कौन सी सरफेस पर कितना आया कितना नहीं आया। एक चीज़ देखो, यहाँ पर आमने सामने वाली सरफेस पर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आ चुके हैं। आमने सामने वाली सरफेस पर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आ चुके हैं, तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे सिग्मा बराबर होगा, यहाँ पर सिग्मा बराबर होगा। ठीक है ना। इनफैक्ट इस चीज़ को मैं यहाँ से ऐसे भी लिख सकता हूँ सीधा ना, गॉसियन सरफेस में मैं मान लेता हूँ, इसको मैंने मान लिया यहाँ पे सिग्मा 1 था, यहाँ का मैंने मान लिया सिग्मा 1 था, यहाँ का मैंने मान लिया सिग्मा 2 था, है ना। तो फिर से मैं वही डायग्राम बनाता हूँ ताकि सारी चीज़ें एकदम दिमाग में फिट हो जाए। अब तो ये रहा अपना प्लेट, ये रहा दूसरा प्लेट, और मैंने बनाई गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस में देखते हैं तो यहाँ पर जो बना
है ना। यहाँ पर जो बना ये बन चुका है, मैंने मान लिया सिग्मा 1, ये मैंने मान लिया सिग्मा 2, है ना, कुछ भी मान लिया सिग्मा 1 सिग्मा 2। तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर फ्लक्स 0 है तो क्यू इन 0 होगा, तो लिखा जाएगा सिग्मा 1 इंटू इसका एरिया A1 प्लस सिग्मा 2 इंटू इसका एरिया A2 बराबर 0। सॉरी, एरिया A1 ही होगा। देखो समझ में आ रहा हूँ या कुछ भी बोल रहा हूँ ऐसा लग रहा है? देखो यहाँ पर हमने पहले इस्टेब्लिश कर लिया था कि भाई इस गॉसियन सरफेस में फ्लक्स 0 तो चार्ज एनक्लोज्ड 0, तो मैंने माना था कि इसका एरिया जो है वो हमने ले लिया था A1, तो इसके अंदर जो चार्ज यहाँ फंसा होगा वो होगा सिग्मा 1 इंटू A1। उसी तरीके से यहाँ पर भी एरिया A1 ही होगा, तो यहाँ जो चार्ज फंसा होगा वो होगा सिग्मा 2 इंटू A1। तो नेट चार्ज लिखा जाएगा सिग्मा 1 इंटू A1 प्लस सिग्मा 2 इंटू A1 बराबर 0। तो इसका मतलब सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बराबर 0, इसका मतलब सिग्मा 1 बराबर माइनस सिग्मा 2। और इस चीज़ को हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि चार्जेस जो हैं इक्वल एंड ऑपोजिट आ चुके हैं आमने सामने पर, यहाँ पर माइनस Q/2 और यहाँ प्लस Q/2। तो इसका मतलब यहाँ के जो सिग्मा होंगे वो इक्वल एंड ऑपोजिट बन रहे होंगे। तो इसका मतलब आगे से हम क्या यूज़ करेंगे कि फेसिंग सरफेसेस इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज डेंसिटी रखती हैं, और अगर एरिया भी सेम हुआ तो चार्जेस भी इक्वल एंड ऑपोजिट रखती हैं। फिर से बताता हूँ शुद्ध हिंदी में सुनना कि फेसिंग सरफेसेस ये ना एक दूसरे को फेस कर रही है ना, ये इसका मुखड़ा देख रही है, ये इसका मुखड़ा देख रहा है। तो यहाँ पर जब फेसिंग सरफेस हैं तो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस रखती हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज डेंसिटी रखती हैं, और अगर एरिया सेम हुआ तो यहाँ पर एरिया भी ये इक्वल एंड ऑपोजिट रखती हैं, ठीक है। एरिया सेम हुआ तो फिर क्या बोला मैंने, अगर एरिया सेम रख दिया तो इक्वल एंड चार्ज भी अपना इक्वल एंड ऑपोजिट रहता है, ठीक है। अरे मेरे गधे, देख फिर से बोलता हूँ शुद्ध हिंदी में देख अब मैं यहाँ बात करता हूँ, यहाँ पे चार्ज कितना आ गया 3Q/2, यहाँ पर कितना आ गया 3Q/2। बताओ नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम कितना था? यहाँ पर Q था और इस वाले पे कितना था 2Q था, तो टोटल चार्ज कितना आ गया बताओ? नेट चार्ज टोटल 3Q, यहाँ का Q था और यहाँ का 2Q था, तो मिला जुला के पूरे सिस्टम का नेट चार्ज आ चुका है 3Q। और यहाँ देखो कितना दिख रहा है 3Q/2, यहाँ पे कितना दिख रहा है 3Q/2। तो मैं क्या बोलूँगा कि ये जो आउटर सरफेसेस हैं उन पर चार्ज बनेगा टोटल चार्ज बाई 2। इस पर देखो 3Q/2, इस पर देखो 3Q/2, ठीक है। तो इसको और जनरलाइज करता हूँ तो यहाँ पर तो हमने 2 प्लेट दे रखी थी, इसकी जगह मैं 10 प्लेट भी दे सकता हूँ, ऐसा साइड बाय साइड रखी हुई हैं। तो उसमें मैं क्या बोलूँगा सुनना कि आउटर मोस्ट प्लेट की, है ना, आउटर मोस्ट प्लेट की यानी कि प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 10, तो आउटर मोस्ट प्लेट की आउटर सरफेस पर यानी कि सबसे बाहर वाली सरफेस पर जो चार्ज होगा वो टोटल चार्ज बाय 2 लिखा जाएगा, समझे। यहाँ पे तो बेचारी 2 ही सरफेसेस थी, मतलब 2 ही अपना प्लेट्स थी, तो आउटर मोस्ट भी यही हो गई, इनर मोस्ट में यही हो गई, सब कुछ यही हो गई। तो आउटर मोस्ट प्लेट की आउटर सरफेस पर जो चार्ज बनेगा वो इक्वल एंड ऑपोजिट बनेगा, टोटल चार्ज बाय 2 बनेगा। तो मैंने यहाँ पर 10 प्लेट ले ली, तो प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 10 के भी आउटर सरफेस अगर ली जाए तो उसका टोटल चार्ज बनेगा, उस सरफेस का जो चार्ज बनेगा वो टोटल चार्ज बाय 2 लिखा जाएगा। बोलो समझते क्या? तो अभी इस में पहले अपन एक पॉइंट लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में ये सारी चीज़ें नोट करना। कर लिया क्या नोट? आपने लिख लिया क्या? अच्छा, तो कुछ लोगों ने आधा आधा लिख लिया होगा, लिख लो फिर, लिख लो। इतना लिख लिया या नीचे करूं?
नोट कर लो। पहले ये लिखना है इधर वाला, ये वाला पार्ट, फिर ये सेकंड में लिखना है। डन। तो ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं अपन। होमवर्क में मैंने ऑलरेडी दिया हुआ ही है ना, पहले वही कर लेना, और कल से और नेक्स्ट होमवर्क देना शुरू कर दूंगा। ओके, तो चलिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत बढ़िया से करिएगा पेपर को, और पेपर को एनालाइज ज़रूर करिएगा कि कितने सवाल आपने पॉजिटिव किए, नेगेटिव किए, क्या क्या गलतियाँ करी। ठीक है, तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली आपने अगर समझा ही नहीं कि क्या गलती करी है तो कैसे इम्प्रूव करोगे। ओके, तो बढ़िया से पेपर करना, और गलती ज़रूर पकड़ के आना कि क्या किया है उसने, है ना, घर पे जाने के मतलब सॉल्व करने के बाद में जब देखोगे, एंड आफ्टर दैट यू फाइंड आउट कि हाँ मैंने क्या क्या गलती करी है और उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या करें, ये ज़रूर सोचिएगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, और कल मिलते हैं, बाय बाय।